हमारे बीच में ब्लॉक कांग्रेस बेलगहना के बहुत ही समर्पित एवं कट्टर कांग्रेसी मनोज वाजपेयी जी हैं। मैं वाजपेयी जी जानना चाहूँगा कि लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा की क्या स्थिति रहेगी और कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी। किन सीटों पर भाजपा मजबूत रहेगी और किन सीटों पर कांग्रेस मजबूत रहेगी। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, जहां पिछले बार अधिकतम सीट पाई थी, यहां पर भी उनकी 20 सीट कम हो रही है। और बाकी दक्षिण के राज्य में बीजेपी की कोई स्थिति नहीं है। कई तमिलनाडु, केरला, यहाँ 0 सीट मिलेगी। तेलंगाना में 1 सीट मिल जाए तो बहुत है। कर्नाटक में 5 से 6 सीट मिलेगी। इनका मेन इंडिया अलायंस जो है महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, इन समस्त जगहों पर इंडिया अलायंस काफ़ी आगे रहेगी। कुल मिला के बीजेपी को 180 से 220 सीट मिलेगी। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन राज्यों पर कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी। उत्तर प्रदेश में पिछले बार जो बीजेपी को 62 सीट मिली थी, वो भी कम हो 55 सीट के आसपास जाएगी। और बिहार में तो बहुत ही दयनीय स्थिति रहेगी भाजपा की। झारखंड में शिबू सोरेन को गिरफ्तार करने के बाद आदिवासी हैं, आदिवासी विशेष नाराज है, वहाँ बीजेपी को 5-6 सीट मिलेगी। अभी जो केजरीवाल के ऊपर, हेमंत सोरेन के ऊपर जिस प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, ईडी, सीबीआई, इन सब को लेकर कोई जनता के बीच में कोई फर्क पड़ेगा कि क्या लगता है। जनता समझदार है। जनता बोलती नहीं, चुनाव में वोट के रूप में अपना परिणाम दिखाती है। मोदी जी की बदले की भावना से की गई कार्रवाई, जिस केस में केजरीवाल को फंसाया गया, उस केस में मनी ट्रांजैक्शन केजरीवाल तरफ तो नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी ने 55 करोड़ रुपया सीधा सीधा उस व्यक्ति से लिया। और आज उसके पिता को, आरोपी के पिता को, टीडीपी जिसका इनका समझौता है, उसको टिकट दिया गया और मोदी जी की फोटो लगाया। टोटल हिंदुस्तान के भ्रष्टाचारी बीजेपी में आ गए हैं। अब मोदी जी भ्रष्टाचार की बात करते हैं खुले मन से। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर की काफ़ी चर्चाएं होती रहती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में बहुत चंदा लिया गया, हजारों करोड़ रुपए चंदा भारतीय जनता पार्टी ने लिया। और इलेक्टोरल बॉन्ड की जो नियम कानून बनाए गए थे वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ही बना। इसका सबसे ज़्यादा फायदा अगर किसी को मिला है तो भाजपा को मिला है। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं। जनता के बीच में अगर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कांग्रेस जाएगी तो किन मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूती से रख पाएगी। कांग्रेस बीजेपी का ये जो मुद्दा, ये इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया गया, ये मात्र अपने चंदा के लिए, सत्ता पक्ष को चंदा मिले और विपक्ष को चंदा नहीं मिले, इस पे साफ असमानता दिखती है कि इनको 8,500 करोड़ चंदा मिला, कांग्रेस को 1,000 करोड़। और इन्होंने चंदा, जैसे मोहल्ले में कोई गुंडा वसूली करता है, इनने ईडी और सीबीआई का उपयोग सिर्फ वसूली में किया। 41 कारोबारियों पे इनने ईडी का छापा मारा, उनसे उसके बाद 2160 करोड़ रुपया इनने वसूली किया, जो कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में साफ दिखता है। बीजेपी ने सीधा सीधा भ्रष्टाचार किया। मोदी जी भ्रष्टाचार की बात नहीं कर सकते। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, महंगाई सबसे बड़ा इन्होंने मुद्दा बनाया था। आज महंगाई को अगर हम देखें और 2014 में महंगाई देखें तो महंगाई, जैसे कि देखा जाए पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत, रसोई गैस की कीमत और बहुत सारे उत्पाद हैं जिनकी कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो महंगाई क्या एक मुद्दा बन सकता है या नहीं। मोदी जी को अर्थव्यवस्था का कोई ज्ञान नहीं है। इन्होंने 5-10 साल में 54 लाख करोड़ का कर्जा को 2,05,000 करोड़ में पहुंचाया। डीजल में, पेट्रोल में, गैस सिलेंडर में, सभी क्षेत्रों में इन्हें रेट बढ़ाया। इतनी ज़्यादा जनता को से वसूली की और पैसा कहाँ गया पता नहीं। और हिंदुस्तान का जो एक मनुष्य पे 40,000 प्रति व्यक्ति कर्ज था, आज एक व्यक्ति पे 1,75,000 रुपये कर्ज है। और कहते हैं इकोनॉमी बढ़ रही। इकोनॉमी नहीं, इन्होंने टोटल इकोनॉमी खत्म कर दिया। सब प्राइवेट सेक्टर को, रेलवे से लेके एयरपोर्ट सब चीज़ खत्म कर दिया इन्होंने। उसके बाद पैसा नहीं है, पैसा कहाँ गया कोई वो नहीं है। एक सबसे बड़ा मुद्दा जिसे भारतीय जनता पार्टी अपना रामबाण मान करके चलती है, भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि इन्होंने अयोध्या में जो राम मंदिर निर्माण कराया, उससे हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण होने की बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं। और इन्होंने एक नारा भी दिया है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि भगवान राम के मंदिर जहाँ जन्म उनका हुआ वहाँ बनाने से भारतीय जनता पार्टी को कुछ फायदा होगा। राम जन्मभूमि जो है वो कोर्ट के निर्णय से बना है। 1989 में जो पहली बार राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे
तो उन्होंने उस मंदिर का द्वार खुलाया, उसका परिणाम कांग्रेस को भोगना पड़ा। उत्तर प्रदेश से कांग्रेस बाहर हो गई सत्ता से, आवाज तक नहीं उठ पाई है। सबसे ज्यादा नुकसान तो कांग्रेस को हुआ उस राम मंदिर से, बीजेपी को नहीं। बीजेपी ने बाद में इस मुद्दे को उठाया और कोर्ट में नहीं गया। कांग्रेस नरसिम्हा राव के समय में कोर्ट से निर्णय हुआ था कि हाई कोर्ट से कि राम मंदिर बनना चाहिए, बंद। वो फिर सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आया, इनका कोई योगदान नहीं है। इनने सिर्फ वोट के लिए उसको मुद्दा बनाया। और राम मंदिर और रोजगार अलग चीज, राम मंदिर बनना था जरूरी, कोई दिक्कत नहीं, हर को की आस्था राम में है। पर बीजेपी जो है वो कालनेमी रूपी है। जिस प्रकार भगवान हनुमान जी का रास्ता हो गया, इनने वोट के लिए उपयोग किया उस राम मंदिर को। अब अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है कि बहुत सारी ट्रेनें बंद कर दी गई हैं, सिर्फ मालगाड़ी का संचालन सुचारू रूप से किया जाता है, तो यात्री काफ़ी असुविधा महसूस कर रहे हैं। तो इनका फायदा मिलेगा कि नहीं? इनके द्वारा यह तर्क किया जाता है कि तीसरे चौथे लाइन का काम चालू है, जबकि यहाँ पर सैकड़ों कोयले की गाड़ी, अडानी की कोयले की गाड़ी जाती है। यात्री ट्रेन टोटल बंद कर दी गई है। इससे रोजगार, छोटे छोटे जो कुचिया ट्रेन में सामान बेचने वाले, कैंटीन जिसमें लोगों, लाखों लोगों, हजारों लोगों को रोजगार मिलता है, सभी बंद हो चुका है। और इन्हें ये कहे थे कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठेंगे, ये तो ट्रेन भी नसीब नहीं हो रहा है आम जनता को। और पूरा व्यापार खत्म हो गया है। जो मार्केट में व्यापार होता था, टेंगन मुड़ा, बेलगहना, इस सब एरिया पूरा व्यापार खत्म है कि कुछ आवागमन बंद है। अब अगर हम बात करें जो आपकी जन्मभूमि और जो आपकी कर्मभूमि है, कोटा विधानसभा, कोटा विधानसभा में लोकसभा में क्या स्थिति रहेगी और किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? यहाँ के प्रत्याशी देवेंद्र यादव हैं। आप